Yes, myself डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा आज आपको डीएलएड 4th सेम का पार्ट नंबर आज मैं आपको बताऊंगा। पार्ट नंबर आपका है आज 10 नंबर पार्ट आपका हिंदी शब्द पे आधारित है। आपको पता है कि आपकी हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका पद्य है और दूसरा आपका गद्य है। और दूसरी बात क्या है कि हम इसकी फर्स्ट हेडिंग पर बात करते हैं गद्य का महत्व। तो हमें ये जानना है कि गद्य हिंदी भाषा की एक मुख्य विधा है और यह माँ वाणी जो आपकी देववाणी जो आपकी जो है देववाणी संस्कृत के अविनाम निकस बदंत मतलब अर्थात गद्य जो है वह शायरों की कसौटी है और गद्य के महत्व को प्रकट करती है। यदि यह तथ्य की ओर भी संगीत करती है कि गद्य पद्य की अपेक्षा बहुत ही मुश्किल है और पद्य में व्याकरण के जो भी आपके नियमों को अपनाने में शिथिलता और काव्यशास्त्री जो कुछ भी नियम बताए गए हैं उनकी प्रधानता देखने को मिलती है। मतलब अगर आपका पद्य में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दोहा है तो वो 13-11 मात्राओं में है तो वो 13-11 मात्राओं में ही लिखा जाएगा। आपका अगर चौपाई है तो वो 16-16 मात्राओं में ही लिखी जाएगी। किंतु गद्य साहित्य में कोई भी ऐसा मात्राओं का बंधन काम नहीं करता है, जबकि गद्य जो है वह आपके व्याकरण के आपके नियमों में आबद्ध होता है। अब व्याकरण के नियम कौन से होते हैं? संधि समास विलोम शब्द पर्यायवाची वाक्य भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल। तो जो कुछ भी व्याकरण के आपके नियम बताए गए हैं उन सभी व्याकरणों के नियमों में आपका जो गद्य जो है वह आपका बहुत ही बेस्ट रहता है। चाहे आपके हम कोई भी अभी देखें, चाहे वो कबीरदास देखें, चाहे आपके रैदास देखें, ये लोग वो थे कि जो कि बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन किंतु गद्य लेखन के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक होता है। शायर बनने के लिए आपको पढ़े लिखे होने की आवश्यकता इतनी नहीं है, लेकिन साहित्यकार बनने के लिए गद्य का लेखक बनने के लिए आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत बहुत होती है। अच्छा, कविता की शैली के विकास में काव्यशास्त्री जो भी आपके नियम बनाए, मतलब काव्यशास्त्र के जो होते हैं नियम से मतलब है कि जो भी अलंकार के माध्यम से और वीरता के आपके रस आपके जो हैं और जो काव्य की भाषा की जो शैली है, व्यंजनाएं हैं, वो सब आपकी उसमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन गद्य में जो डिंगल पिंगल जो भाषाओं के जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह आपकी दिखाई देती है। और किंतु गद्य लेखक की अपनी शैली के विकास हेतु व्यक्तिगत जो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत जो आचरण होता है उसका बहुत सहारा लेना पड़ता है। गद्य साहित्य में जो भी आपका साहित्यकार होता है वह क्या करता है कि वह कवि की भूलों की मात्राओं के बंधन की व्यवस्था कह करके उपेक्षा कर दी जाती। मतलब अगर पद्य साहित्य में कोई भी शायर कोई भी कवि कोई भी गलती कर देता है तो कहते हैं कि भैया उसको इतनी ही मात्राओं में बात कहनी थी तो वो अपनी बात को ठीक प्रकार से कह नहीं पाया है। लेकिन गद्य में क्या है, गद्य साहित्य में है कि साहित्यकार को जो भी, चाहे वो यात्रा वृतांत कह रहा हो, पत्र लेखन कह रहा हो, प्रार्थना पत्र कह रहा हो, समाचार पत्र कह रहा हो, गद्य साहित्य की जितनी विधाएं हैं, चाहे वो आपकी जीवनी कथाएं, बहुत सारी विधाएं हैं, तो उन सब विधाओं में कहने के लिए उसको व्याकरण का होना और उसके व्यक्तिगत गुणों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अच्छा, एक आपके विद्वान हुए हैं BW आपके रैनी, वो कहते हैं कि कविता बौद्धिक सृजन करती है और गद्य बौद्धिक इसका आपके निर्माण। वह कहते हैं कि कविता जो है वह केवल बौद्धिक बातों को ढूंढ कर लाती है, लेकिन गद्य साहित्य जो है वह बुद्धि को बनाता है, बुद्धि का
निर्माण करता है। और यहाँ पर आधुनिक की अगर हम बात करें, पहले देखो पद्य साहित्य में वीरगाथा काल हो, मध्यकाल हो, श्रृंगार काल हो, आधुनिक काल हो, लेकिन यहाँ पर आधुनिक जो काल है, जो काल, अरे सर बोले भैया गाड़ी लेना। हाँ, तो बात है कि आधुनिक आपका युद्ध में जो अपना ये जो दौर है, यहाँ पर क्या है, गद्य का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख आदि तो गद्य साहित्य में ही लिखे जाते हैं। साथ ही इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साइंस जितने विषय आप पढ़ते हैं वो भी सब गद्य में ही लिखे जाते हैं। और साहित्योत्तर विषयों को पढ़ाने का माध्यम भी गद्य ही होता है। मतलब अगर हम साहित्य की बात कर रहे हैं, पद्य की बात कर रहे हैं, तो वह भी माध्यम गद्य ही होता है। दैनिक जीवन में वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी गद्य ही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा शिक्षण में गद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि शाब्दिक व्युत्पत्ति, और इसका मतलब ये जो शब्द है गद्य साहित्य का उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो गद्य शब्द की व्युत्पत्ति है देववाणी संस्कृत के गद्य धातु में प्रत्यय, आपका यत लगा है, यत प्रत्यय लगा करके हुई है, जिसका मतलब है स्पष्ट बोलना या स्पष्ट वाचन। गद्य के भाव के संबंध में विद्वानों ने अपने बहुत सारे विचार प्रकट किए हैं, मत दिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि आचार्य विश्वनाथ जो कि बहुत बड़े काव्य के जनक हैं, काव्य शास्त्री, वे कहते हैं छंदबंध विहीन शब्दार्थ योजना गद्य। मतलब जो कि आपके मात्रा और उसके बहरों के स्वरकार के माध्यमों से जो विहीन है, वह आपका सभी गद्य साहित्य है। डॉक्टर आपके अखिलेश पाठक जी कहते हैं कि पद्य विनियोग विधानों तथा लय से रहित अथन चातुर्युक्त शब्द संधान गद्य कहलाता है। मतलब पद्य विनियोग मतलब जहाँ पर पैराग्राफ के माध्यम से तथा सुर लय ताल से दूर जाकर के जब हम कोई काम करते हैं चतुरता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, तो वह आपका शब्द संधान गद्य कहलाता है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह बोला जाने वाला जो शब्द विन्यास है वह किसी पद्यबंध नहीं होता। जो कभी पद्यबंध नहीं होता वह ही गद्य कहा जाता है, या हम उसको ही गद्य कहते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपका आता है हिंदी गद्य के उद्देश्य, कि हम बालकों को गद्य साहित्य का ज्ञान क्यों सौंपते हैं। तो पहला है इसमें कि छात्रों को वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध उच्चारण में हमें दक्ष बनाना होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वह कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण, कोई भी वाक्य बोले तो वह व्याकरण से लैस हो, व्याकरण से बना हुआ। अच्छा, दूसरा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो भी आपके रूपों की व्याख्या होती है, जो उनकी विशुद्धता होती है और जो उसमें दोष होते हैं, इन सबको जानने और मानने के लिए भी हमको गद्य साहित्य को पढ़ना पड़ता है, या बच्चों में ये योग्यता विकसित करने के लिए गद्य साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा है आपका छात्रों में भाषा विषयक विशुद्धता के प्रति गंभीरता पैदा करना, कि जो भी छात्र हैं वो भाषा के प्रति बिल्कुल सही भाव से बात करें, शुद्ध रूप में बोलें और भाषा की शैली को समझें। चौथा पॉइंट आपका कहता है कि विविध लेखन शैलियों का परिचय करा के लेखन शैली के विकास में सहायता करना। मतलब हम बहुत सारी शैलियों को पढ़ें, उनको समझें, फिर उसके बाद स्वयं की एक गद्य साहित्य को कहने की शैली अपनी विकसित करें। एक हमारा अपने बातों को कहने का एक ढंग हो, एक प्रकार हो, एक आचरण हो। पांचवा है कि नए विचारों, शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों से परिचित करवा के छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करवाना।
देखो जब हम अपने मुहावरे पढ़ते हैं, लोग उक्तियां पढ़ते हैं, बहुत सारी बातों को जो हम पढ़ते जाते हैं, तब हम बहुत सारे नए नए आपके शब्दों को सीखते हैं, जिससे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 8 है कि छात्रों की विवेक बुद्धि को जागृत करना, कि छात्रों की बुद्धि में कितना विवेक और गंभीरता से वो कार्य कर रहे हैं, यह चीज़ भी हमको छात्रों को बतानी चाहिए और ये हम जागृत करते हैं। पॉइंट नंबर 9 है कि छात्रों को गद्य साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। देखो साहित्य कोई भी हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे आपका वो हो गद्य हो, हमको क्या करना है कि हमको अगर साहित्य के प्रति बालकों का आपका ध्यान आकर्षित करना है तो हमें उनको विकसित करना पड़ेगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देनी पड़ेगी। और पॉइंट नंबर 10 कहता है कि छात्रों में उचित आरोह अवरोह, मतलब कौन सी बात को ऊपर ले जाकर कहना है, कौन सी बात को नीचे रंग पे कहना है, तो ये सब वाचन करने की जो योग्यता होती है अभी हम गद्य साहित्य के माध्यम से ही बच्चों में विकसित करते हैं और बच्चे इसी बात के माध्यम से बहुत कुछ सीखते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी अब पार्ट नंबर 10 में विशिष्ट उद्देश्य, कि मतलब गद्य साहित्य के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, कि हमें बच्चों को जब हम गद्य साहित्य का ज्ञान दे रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, तब हमको क्या उन्हें ज्ञान देना है, तो ये विशिष्ट उद्देश्य में आता है। तो हम इसमें समझेंगे गद्य पाठ के प्रकार। गद्य केवल 2 प्रकार का होता है, पहला आपका है गहन अध्ययन निष्ठ पाठ और दूसरा है द्रुत वाचनिष्ठ पाठ, है ना। ये 2 प्रकार का आपका गद्य होता है। अब हम इसमें पहले पढ़ते हैं गहन अध्ययनिष्ठ पाठ। गहन अध्ययनिष्ठ पाठों में सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जो हम गहन अध्ययन करते हैं तो हम बहुत ही बारीकी से उसको पढ़ते जाते हैं और वह गहन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा को सीखना या भाषा का ज्ञान प्राप्त करना। इन पाठों में एक एक शब्द, वाक्यांशों, मुहावरों, लोकोक्तियों, जो भी बातें आती हैं हम उनको सीखते जाते हैं और शब्दों के भावों को समझने के लिए शब्दों की व्युत्पत्ति, वो मतलब वो शब्द कब पैदा हुए, वाक्य प्रयोग, शब्दों के भाग, विलोम शब्द, पर्यायवाची और दूसरी आपकी युक्तियों को जानने का आश्रय लिया जाता है और तभी भाव समझकर छात्र इन पाठों का भावार्थ या सारांश भी निकाल पाते हैं। मतलब अगर हम गद्य गहन अध्ययन कर रहे हैं तो हमको इन सब पॉइंटों पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा आपका है द्रुत वाचनोचिष्ट पाठ। द्रुत पाठ के अंतर्गत वे पाठ आते हैं जिनकी भाषा बहुत ही सहज और जहाँ आपके जो शब्द होते हैं वह परिचित होते हैं, अतः इनके अध्ययन में प्रत्येक शब्द की व्याख्या की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब हमको किसी भी शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता जो हम द्रुत पाठ कर रहे हैं तो हमको नहीं होती और ये बहुत ही शीघ्रता से पढ़े जाते हैं और शीघ्र पठन के लिए मौन पठन का आश्रय लिया जाता है। मतलब ये बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़े जाते हैं और इनको पढ़ने के लिए बालक बिना स्वर के साथ वाचन किए इसका पाठ करता है और इसके अध्ययन में विषय बोध मुख्य तथा भाषा बोध बहुत ही गौर होता है। मतलब जहाँ पर हमें विषय और भाषा पर इतना ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन हम उनको पढ़ते हैं। अब क्या है गहन अध्ययनिष्ठ पाठों के सोपान, ये आपकी अब नेक्स्ट हेडिंग है। ये हेडिंग कहती है कि गहन अध्ययनिष्ठ पाठों के सोपानों का निर्माण हार्वर्ड की पंचपदी पर आधारित रहता है। इसकी पाठ्य योजना के 5 सोपान निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना कहती है कि इस चरण में प्राध्यापक छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछता है और उनसे संबद्ध करके उद्देश्य कथन बताता है। मतलब छात्रों को जो पहले से जो ज्ञान है हम केवल वही बात पे बात करते हैं और फिर उससे संबंधित ही हम उससे प्रश्न पूछते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका वाचन। वाचन से है इस चरण में प्राध्यापक लोग क्या करता है, शुद्ध उच्चारण, गति और आपकी यति, आरोह अवरोह, विराम चिन्हों का
ध्यान करते हुए स्वयं पाठ करता है और उस स्वयं पाठ के आदर्श पाठ के बाद वह स्वयं श्याम पट पर पाठगत कठिन शब्दों को, मतलब ब्लैक बोर्ड पर फिर वो कठिन शब्दों की मीनिंग बता देते हैं और फिर मीनिंग बता करके छात्र क्या करते हैं कि उन मीनिंगों को अपनी कॉपी पर लिख करके छात्र उनको बोलते हैं और इसके बाद अध्यापक निर्देशन और देखरेख में कतिपय छात्रों द्वारा, मतलब कुछ छात्रों द्वारा नुक्कड़ पाठ करवाया जाता है। मतलब पहले तो प्राध्यापक साहब ये बात करेंगे, फिर प्राध्यापक के बाद में जो बच्चे हैं वह इस बात को करेंगे। तीसरा है काठिन्य निवारण, मतलब प्राध्यापक के बताने के बाद जो जो उस पाठ में कठिनाई दिखाई पड़ती हैं वह उन सभी कठिनाइयों को प्राध्यापक दूर करता है। चौथा है मौन पाठ। यहाँ पर क्या है कि इस चरण में छात्र केवल मौन पाठ करते हैं और प्राध्यापक उनको देखता है कि ये वास्तव में पाठ कर रहे हैं या कि नहीं पाठ कर रहे हैं। पांचवा है आपका विश्लेषण। विश्लेषण में मतलब है इस चरण में अध्यापक कुछ छात्रों से खंड पाठ व आधृत कतिपय विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है और अध्यापक चित समझे तो मौन आदर्श वाचन करा सकता है जिससे गद्य खंड का भाव स्पष्ट हो जाए और जो आपके जो छात्र हैं वह इसको समझ करके सही हमको उत्तर दे सकें। अध्यापक प्रवचन द्वारा भी गद्य खंड के पाठ के मूल भाव को बता सकता है, मतलब वह स्वयं ही व्याख्यान्वित करता रहे तो भी वह गद्य पाठ के मूल भाव को बता सकता है। और यदि हम पाठ को खंड खंड में विभाजित कर देते हैं तो प्रत्येक खंड के नए नए सोपान होंगे और सस्वर वाचन के बाद जब हम पुनरावृत्ति में मतलब दोबारा प्रश्न पूछेंगे तब इन सोपानों से वो सब बातें संबंध होंगी या उनसे वो संबंधित होंगी। अच्छा, फिर आपका क्या है, फिर आपका है द्रुत वाचो नो छिष्ट गद्य पाठ। ये क्या कहता है, द्रुत वाचन में क्या है कि हमने बताया था ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी किया जाता है। और द्रुत पाठ में क्या करते हैं कि हम पहले इसकी प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में क्या कहते हैं, इस चरण में अध्यापक छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछता है और प्रश्न विषय के छात्रों की जिज्ञासा को जागृत करने वाले होते हैं, मतलब छात्रों के मन के भावों को और विकसित करने वाले होते हैं। दूसरा है आपका उद्देश्य आपका कथन कि हम मतलब प्रस्तावना प्रश्नों से प्राप्त जो भी हमारा सार होगा वह ही हमारा उद्देश्य कथन होगा। मतलब हमने जो प्रस्तावना प्रश्न जो किए हैं उन प्रस्तावना प्रश्नों के लिए हम क्या काम करेंगे कि हम जो भी शोध सार जो हमारा निकलेगा पाठ का वही हमारा उद्देश्य कथन समझा जाएगा। फिर आपका है तीसरा पॉइंट है प्रस्तुति आपका प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य है कि पाठ का यदि वह खंड खंडों में विभाजित है तो खंडों का छात्रों द्वारा द्रुत वाचन मतलब जल्दी पाठ करवाया जाएगा और फिर उसके बाद प्रत्येक खंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद मौन वाचन के श्याम पट पर पहले ही लिखे गए प्रश्नों के बारे में पूछा जाएगा। मतलब हम पहले श्याम पट पर प्रश्नों को लिख देंगे, जल्दी जल्दी पाठ को मौन वाचन बताएंगे, फिर हम बच्चे से ब्लैक बोर्ड पर सवाल पूछेंगे। चौथा है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आप जानते हैं बोध होता है ज्ञान को, तो ज्ञान से संबंधित प्रश्न करते हैं। तो इस चरण में छात्रों से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछ जाते हैं, मतलब आपने जो पाठ देखा जो पाठ पढ़ा क्या आपके विचार प्रकट हुए, तो हम उन विचारों के बारे में गहनता से बात करते हैं। पांचवा है पुनरावृत्ति। आपकी पुनरावृत्ति से मतलब है इस चरण में संपूर्ण पाठ से जो पहले प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न फिर बाद में भी पूछे जाते हैं और हम उन प्रश्नों के बारे में बच्चों को जानकारी देते जाते हैं। लास्ट आपका पॉइंट है द्रुत वाचन और शिष्ट गद्य पाठ का, वह है सारांश।
सारांश को अगर हम सद्य विच्छेद करें तो सारांश होगा सार का अंश, है ना, कि जो भी उसका सार निकल के आया है, जो भी उसका ध्येय निकल के आया है, उसका क्या भाग रहेगा। तो लास्ट में क्या करते हैं कि छात्रों को पाठ का सारांश बताया जाता है और फिर कहते हैं कि आप इसको कॉपी पेन पर लिखिए, और फिर बाद में खंड का जो सारांश है वह श्याम पट पर पहले से लिख कर लाना चाहिए और समयाभाव में उसे कक्षा में टांग देना चाहिए। मतलब प्राध्यापक क्या करेंगे, वो पाठ का जो सारांश है वो पहले से ही किसी भी ब्लैक बोर्ड या उस पर लिख करके लाए और वह आकर के कक्षा में टांग दे, फिर छात्र उसी को देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको उतार लें। और यह भी ध्यान रहे कि द्रुत पाठ में छात्रों को शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाया जाता है। मतलब हम जब उसमें होते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि बच्चों आपको डिक्शनरी में शब्द कैसे ढूंढे जाएं, यह भी हम बताते हैं ताकि वे किसी भी शब्द को शीघ्रता से ढूंढ सके, है ना। अच्छा, ये दोनों बातें नहीं, लास्ट मतलब जो पॉइंट आता है वह आता है गहन अध्ययन व द्रुत पाठ के उद्देश्यों में क्या भेद है, आपका अंतर क्या है। तो गहन अध्ययन आपका हम एक साइड में कहेंगे गहन अध्ययन और उसके बाद में द्रुत पाठ। अब इनके बीच का आपका अंतर हमें बताना है। तो गहन अध्ययन से मतलब है कि इसका उद्देश्य छात्रों के शब्द भंडार व सूक्ति भंडार में वृद्धि करना होता है और कहावतों और लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करना सिखाते हैं। मतलब जो हम गहन अध्ययन में, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम इसमें सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरे ज़्यादा सीखते हैं। द्रुत पाठ की बात करें तो हम द्रुत पाठ में छात्रों के वाचन में स्पीड, गति पैदा करते हैं और उनको मौन वाचन में बहुत ही दक्ष बनाते हैं। हम उनको मौन वाचन करना ज़्यादा बढ़िया सिखाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि गहन अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान देना होता है कि छात्र व्याकरण के बारे में सब कुछ ढंग से सीख सके। और द्रुत पाठ में क्या होता है कि इसका उद्देश्य छात्रों के ज्ञान भंडार में वृद्धि करना होता है। मतलब छात्रों का ज्ञान बढ़े, व्याकरण का शायद उन्हें इतना ना हो पाए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इसका उद्देश्य छात्रों को गद्य की भिन्न भिन्न शैलियों से परिचय करवाना होता है। कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें गद्य साहित्य की भिन्न भिन्न शैलियों के, और मैं आपको बता दूं हमारे सोनू सर सामने चुके हैं, आज मुझे हैप्पी बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे हैं जन्मदिन की। मैं आपके लिए मिठाई आ गया हूँ, बिकर की मिठाई रखी हुई है, भी जो मंगाना चाहे मंगा लें। क्यों सर? अरे सर, जो कुछ भी बच्चों के लिए मंगाना हो और कुछ मंगा लो। अभी रुके तो क्लास ले लीजिए, तो उसके बाद क्लास ले लो उसके। वैसे हम 350 की वो ले आए हैं मिठाई, लेकिन फिर कुछ और मंगा लो। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। हाँ, इसका उद्देश्य छात्रों की मतलब जो गद्य साहित्य की जो भिन्न भिन्न शैलियाँ होती हैं उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। और द्रुत पाठ वाचन में क्या करते हैं कि इसका उद्देश्य सहायक पुस्तकों को पढ़ने, मतलब साथ में जो पुस्तकें दी जा रही है उनको पढ़ने, छात्रों की रुचि उत्पन्न करने तथा उन्हें स्वस्थ मनोरंजन की ओर लेकर के हम जाने का प्रयास करते हैं। चौथा इसमें है कि यहाँ पर जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो इसमें मौन पाठ गौड़ होता है। मतलब हम करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, लेकिन द्रुत वाचन में इसमें मौन वाचन ही मुख्य होता है। ये बात का आपको ध्यान रखें। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वह है आपका अपठित गद्य पाठ। पठित गद्य पाठ वे ध्यांश व अनुच्छेद होते हैं कि जिनका संबंध पाठ पुस्तक से नहीं होता। मतलब जो छात्रों को पहले जो नहीं पाए हैं पढ़, वो हम उनको पैराग्राफ सौंपते हैं। और प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में यह चीज़ नहीं की जाती है, दिए जाते हैं जांच के लिए, लेकिन
सही प्रकार से गद्य पाठ पढ़ते पढ़ते छात्रों का ज्ञान कितना बढ़ा है यह भी हम उसमें जानते हैं। और पठित गद्य पाठ को पढ़कर समझने तथा तत्सम संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने से छात्रों की ज्ञान प्राप्ति का पता चलता है। मतलब अगर वह बिना पढ़े हुए किसी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ये समझ जाएंगे कि बच्चे को गद्य साहित्य का कितना अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जब हम पठित गद्य पाठ को पढ़कर समझते हैं तथा तत्सम संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने से, मतलब उसमें जो भी प्रश्न हम उसमें कर रहे हैं बच्चों की ज्ञान के बारे में पता चलता है और इससे छात्रों की बुद्धि शक्ति और तर्क शक्ति और विवेचनात्मक शक्ति का भी हमको जानकारी होती है। पठित गद्य पाठ का उद्देश्य देता के क्षेत्र को व्यापक बनाना है, पुस्तकालय और वाचनालय का प्रयोग करवाना है, व्याकरण के प्रति उनको जागृत करना है, भावार्थ को सहजता से जानने की योग्यता विकसित करनी है और सभी आपके व्याकरण संबंधी लोकोक्तियां, मुहावरे, संधि, समास जो कुछ भी है वह ज्ञान देना है और सारांश कैसे लिखा जाए यह भी कला का विकास करना है। और लास्ट में कक्षा में प्राध्यापक को भी चाहिए कि वह कभी कभी बिना पढ़े हुए पाठों में से बच्चों से प्रश्न पूछे। और पठित गद्य पाठों के संबंध में जो सामान्य रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह यूं पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न उसमें हम जो पूछते हैं वह पूछते हैं गद्यांश का ऊपर युक्त आपका शीर्षक लिखिए। मतलब वह पाठ दे दिया गया है, पैराग्राफ दे दिया गया है, लेकिन उसका कोई ऊपर नाम नहीं है तो आपको पहले तो उसका नाम ढूंढ करके देना है। दूसरा है गद्यांश का भावार्थ और सारांश लिखना कि वह क्या कहना चाहता है, उसके भीतर क्या उसने व्याख्या करी है और क्या उसका सार है यह भी हमें बताना पड़ता है। तीसरा है कि हम उसके नीचे कई सारे ऐसी किसी भी वाक्य के नीचे पंक्ति खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं और वो जो लाइन होती है अंडरलाइन वाली जो वाक्य होते हैं वह भी हम उनसे व्याख्या के द्वारा पूछते हैं। चौथा है ध्यान की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखना कि हम ध्यान से संबंधित विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। और पॉइंट नंबर 5 है कि रेखांकित अंश से संबंधित तर्कथ्य लिखना कि वह जो रेखांकित अंश से संबंधित जो भी होते हैं उसके बारे में कथन के बारे में विचार वह भी हम लिख करके देते हैं। तो आज ये आपका पाठ हुआ और यहाँ पर इस पाठ नंबर जो आपका 10 है इसमें केवल एक ही बहुविकल्पी प्रश्न है, वह है छंदबंद विहीन शब्दार्थ आपकी योजना गद्य है। यह कथन यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो पहली है आचार्य विश्वनाथ, दूसरी है डॉक्टर अखिलेश पाठक, तीसरी है आचार्य पाणिनि और चौथी है आचार्य पतंजलि। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे पाठ में सिर्फ 3 परिभाषाएं बताई जिनमें पाणिनि और पतंजलि नहीं थे, केवल आचार्य विश्वनाथ और आपके डॉक्टर अखिलेश पाठक थे। डॉक्टर अखिलेश पाठक की परिभाषा बहुत बड़ी थी, लेकिन यह परिभाषा आपके आचार्य विश्वनाथ साहब की है जो कहते हैं छंदबंधहीन शब्दार्थ योजना। मतलब छंद और छंद के बंधनों से जो विहीन है, जो दूर है, वह आपकी शब्द योजना ही गद्य कही जाती है। तो आज यह आपका पाठ नंबर 10 आज आपका संपूर्ण होता है 4th सेमेस्टर के बच्चों, और कल हम आपको पाठ नंबर 11 बताएंगे, फिर आपका पाठ नंबर 12, यानी कि अब आपके 7-8 पाठ और बचे हैं जो कि मैं 8 दिन के भीतर आपको बता दूंगा। आप लोगों के परीक्षा से पहले आपके ये सारे काम हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपसे अब विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। बस आप लोग इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, गहन वाचनोचिष्ट जो पाठ है वह भी देखते रहें, पढ़ते रहें। और सबसे बड़ी जो बात आती है आपकी, सबसे बड़ी जो इसमें बात है कि हमको क्या है कि हिंदी गद्य से संबंधित, चाहे वह आपकी आत्मकथा हो, चाहे वह आपका यात्रा वृतांत हो, चाहे वह आपका गद्य साहित्य हो, चाहे वह किसी भी
शैली में हो, पत्र लेखन हो, समाचार हो, कुछ भी हो, लेकिन वह गद्य साहित्य से संबंधित होना चाहिए। और गद्य क्या है? गद्य वही है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं और रोज हम गद्य में ही बात करते हैं। तो जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है वही सभी बातों के लिए भी लाभदायक होगा। यही बातों के साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।